हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेवन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं वाई सिंह एक बार फिर से आप सभी के साथ हूँ जीके मॉक टेस्ट का भाग 18वां लेके। तो दोस्तों देखते हैं भाग 18वें के सवाल। पहला सवाल है दोस्तों कि कांग्रेस ने किस वर्ष बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के भारतीय जनता द्वारा संविधान की मांग के प्रस्ताव को पारित किया था। तो दोस्तों कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन 1936 में अध्यक्षता किसने की थी उसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान के प्रस्ताव को पारित किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1936। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और हुई थी, इसी में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद बताया गया था लखनऊ अधिवेशन में ही। यह भी आप लोग याद रखना, नोट कर लेना, कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? पूछ रहा है कि बगैर किसी सदन का सदस्य बने कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? तो दोस्तों अधिकतम 6 माह तक वह मंत्री पद पर रह सकता है। उसके बाद उसको निर्वाचित होकर सदन में जाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? तो दोस्तों यह समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जिस राज्य की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सूची तैयार करनी है, तो उस राज्य के राज्यपाल की परामर्श द्वारा राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था, जिसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो दोस्तों पूछ रहा है कि जो संविधान सभा के गठन में 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था, 296 सदस्य निर्वाचित होने थे, तो उसमें से कांग्रेस के प्रतिनिधि कितने थे? तो दोस्तों पहले देख लेते हैं संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या थी 389, यानी कि 389, जिसमें से 296 पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होना था। ठीक है दोस्तों, यानी ये किसको मिली थी? ब्रिटिश भारत को। और 93 सीटें किसको दी गई थी? देसी रियासतों को, मतलब इन पर निर्वाचन नहीं होना था। तो ये थी ब्रिटिश भारत की। तो अब ये पूछ रहा है कि इस 296 में कांग्रेस के सदस्य कितने चुनकर आए थे? तो 296 में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या थी 208 और मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या थी 73, यानी कि 73 लीग से आए थे, और 15 अन्य छोटे दलों या निर्दलीय थे। तो इस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 208, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत के पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पश्चिमी घाट को ऑप्शन नंबर ए मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, और ऑप्शन नंबर सी हिमालय। तो दोस्तों पश्चिमी घाट का पूछा है, तो उसमें मालाबार तट सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मालाबार तट कहाँ पे है? केरल में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अच्छा दोस्तों, तो ये है मैप, इसमें हम लोग तट समझ लेते हैं। इसमें पश्चिमी का पूछा था, तो सबसे पहले ये तो हो जाता है गुजरात का तट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये आता है महाराष्ट्र और गोवा वाले रीजन में कोंकण तट। नोट कर लेना दोस्तों ये सब, कोंकण तट। उसके बाद आता है कन्नड़ तट, और कन्नड़ के बाद आता है यहाँ पे सबसे लास्ट में केरल वाले क्षेत्र में मालाबार तट। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पूर्वी तरफ। पूरब में होता है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ऊपर होगा हमारा उत्कल तट, जो कि उड़ीसा में होता है। उत्कल तट। उसके बाद होता है
आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट, और सबसे लास्ट में होता है तमिलनाडु में, ये काफ़ी फेमस है, इसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इसमें नहीं पूछा गया है दोस्तों। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं इसको मैप के द्वारा। मैप निकालते हैं, ये रहा मैप हमारा। तो अब देखते हैं इसमें 8 राज्य कौन कौन से हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है गुजरात, ये पहला हो गया। दूसरे नंबर पे राजस्थान होता है यहाँ पे। फिर ये तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आ जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ नंबर 4, नंबर 5 यहाँ पे झारखंड, और झारखंड के बाद यहाँ पे ये हमारा पश्चिम बंगाल, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, और नंबर 7 ये है त्रिपुरा, और नंबर 8 कौन सा होगा दोस्तों, हमारा मिजोरम। तो ये इतने राज्य हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नाम आप लोग लिख लेना, मैंने नंबरिंग की है। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, हेली धूमकेतु को पहली बार सन 1910 में देखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी बार इसको कब देखा गया, तो दूसरी बार इसको कब देखा गया दोस्तों, हेली धूमकेतु एक पुच्छल तारा है, और इसको प्रत्येक 76 वर्ष बाद पृथ्वी से नग्न आँखों द्वारा देखा जा सकता है। तो 1910 में 76 जोड़ देंगे हम लोग, देखते हैं कितना आता है, 1986। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 1986। अगर इसके बाद का भी पूछे तो 1986 में फिर से 76 जोड़ देंगे, तो आगे का निकल आएगा, मतलब प्रत्येक 76 साल बाद देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अच्छा ये है, ये पृथ्वी है, इस तरह से दिखाई देता है, और ये है हेली धूमकेतु। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है। जो रेडियो का हम लोग चैनल बदलते हैं ना, तो बोल रहा है कि जो अलग अलग स्टेशन से प्रोग्राम सुनते हैं किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों ये होता है अनुनाद के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अवस्था परिवर्तन की सामान्य स्थितियों में निम्न में से कौन से पदार्थ की द्रव अवस्था नहीं होती है। मोम लिक्विड में आता है, जल तो लिक्विड है ही, कपूर नहीं आता है। कपूर ठोस से सीधा कहाँ पे जाता है, गैस में। जब कपूर को जलाते हैं तो लिक्विड तो बचता नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कपूर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, किसी शुद्ध पदार्थ के लिए निश्चित होता है, मतलब कोई भी शुद्ध पदार्थ है तो उसको निम्न में से क्या चीज़ होनी अनिवार्य है। क्वथनांक बिल्कुल अनिवार्य है, गलनांक भी अनिवार्य है, हिमांक भी अनिवार्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी, मतलब उपर्युक्त सभी तीनों चीज़ें अनिवार्य हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों अगस्त 1928, अगस्त 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट, या पूछा है नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, 1928 में, जिसमें भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार की गई थी। भारतीय संविधान की रूपरेखा, मतलब संविधान किस तरह से होगा, यानी कि खाका तैयार किया गया था, किसमें, नेहरू रिपोर्ट में। तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये हुआ था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है दोस्तों, ये साइमन कमीशन के विरोध के बाद आई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, वेवेल योजना भारत कब आई। तो वेवेल योजना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में। अंतिम चरण कब होगा, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त होता है, 1945 में। तो ये तभी की बात है। ठीक है दोस्तों,
वेबल योजना 1945 में भारत आई थी। अच्छा, इसमें क्या था? पहली बात तो ये थी कि भारतीयों को सपोर्ट के लिए, यानी पूरी तरह से सहयोग के लिए योजनाएं आती नहीं रहती थी बराबर उस समय। तो वेबल उस समय के वायसराय थे। और इसमें एक चीज़ और थी कि भारतीय, ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसके बाद भारतीय यानी भारत की जनता, भारत के लोग स्वयं अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं या करेंगे, स्वयं अपने संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक, तो ये वेबल योजना के अंतर्गत था। तो 1945 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की 3 लड़ाई हुई हैं, ये तीनों काफ़ी फेमस हैं दोस्तों। पानीपत की पहली लड़ाई कब होती है? 1526 में। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक, बाबर और लोदी के बीच। दूसरी कब होती है? दूसरी होती है 1556। ये किसके किसके बीच होती है? अकबर और हेमू। तीसरी लड़ाई कब होती है? तो तीसरी लड़ाई होती है दोस्तों मराठा और अफगानों के मध्य। मराठा की तरफ से कौन होता है? सदाशिव राव। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मराठा वर्सेस अफगान। ठीक है दोस्तों, मतलब मुख्य 2 पार्टी यही थी बड़ी वाली। तो मराठाओं की तरफ से कौन लड़ता है दोस्तों? मराठाओं की तरफ से लड़ता है सदाशिव राव भाऊ। ये मराठाओं के सेनापति रहते हैं। अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली अफगान सेनापति होता है। ठीक है, और ये कब की बात है? 1761। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। किसके बीच? मराठा और अफगानों के बीच। ठीक है दोस्तों, नोट कर लेना। देखते हैं अब अगला सवाल। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? उज्ज्वला योजना भारत यानी कि केंद्र सरकार की बहुत बड़ी और फेमस योजना है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2016 यानी कि 1 मई 2016 को की गई थी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, मनरेगा में सर्वाधिक रोजगार किस राज्य ने प्रदान किए? तो वर्तमान में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र से भी ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन हो गया? छत्तीसगढ़। ये याद रखना दोस्तों। अगला सवाल है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द एंड रिटर्न हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हाल ही में पुस्तक लॉन्च हुई है, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा मतलब लॉन्च की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शिवाजी की लोकप्रियता को बनाए रखना। अच्छा, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे गिरीश दुबे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई दोस्तों। ऑप्शन है अनाईमुडी, दोदाबेट्टा, महेंद्रगिरी और अमरकंटक। तो दोस्तों अमरकंटक तो आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ऑप्शन बचते हैं हमारे 3। तो 2695 मीटर ऊंची चोटी है कौन सी? अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की चोटी है। अन्नामलाई
पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। ठीक है, अगर स्थान पूछा जाए किस जगह पे है, तो इडुक्की। इडुक्की कहाँ है? ये केरल का एक जिला है, इडुक्की यानी कि केरल में स्थित है। दूसरे नंबर पे आती है दोदाबेट्टा, यह 2637 किलोमीटर। पहला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों केरल के वेलिंगटन द्वीप पर यह झील स्थित है। तो ऑप्शन के आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केरल। केरल में भी कहाँ अगर पूछ लिया जाए तो वेलिंगटन द्वीप। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह वेम्बनाड झील की कि यहाँ पर क्या होता है? नौकायन प्रतियोगिता। ठीक है दोस्तों, यानी कि नौकाओं की प्रतियोगिता यहाँ पे होती रहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, वेलिंगटन द्वीप पे। ये भी याद रखना आप लोग। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? लगभग यही क्वेश्चन इसके पहले हम लोग कर चुके हैं इसी वीडियो में। तो कौन सी है? कर्क रेखा। अच्छा, 3 मुख्य रेखाएं कौन सी होती हैं ग्लोब पे खींची होती हैं जो काल्पनिक है? एक तो ये होती है इसका 23.5 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और ये कौन सी है? 0 डिग्री, यानी कि विषुवत रेखा। इसके बाद ये होती है मकर रेखा। तो भारत की स्थिति कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे कौन सी आती है? कर्क रेखा, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो इसका आंसर क्या होगा? कर्क रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से स्पर्श करती है? ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है दोस्तों। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान, चाइना यानी कि चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। यानी कितने देश हो गए कुल? 1 2 3 4 5 7। तो 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा स्पर्श करती है, टच होती है। या और आसान भाषा में बोला जाए तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7। और ये रहे उनके नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो आज का अंतिम सवाल दोस्तों यही था, बिल्कुल सरल सवाल था। देखते हैं कल के सवाल का जवाब क्या है। कल आपसे सवाल पूछा गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे आप लोगों को पहले ही बता चुका था, विनोबा भावे, जिनको 1958 में यह पुरस्कार मिला था। 1957 से पुरस्कार की शुरुआत ही होती है। काफ़ी डिटेल से बताया है मैंने, पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं। देखते हैं अब आज का सवाल क्या है। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? यह भी सवाल मैं बता चुका हूं दोस्तों। तो इसका जवाब आप लोगों को फिर से देना है। जवाब उसी तरह देना है कमेंट बॉक्स में, यानी कि आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं कि माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। अगर ज़्यादा डिस्क्राइब करके देंगे तो और भी अच्छी बात है, यानी कि अगर लिख के और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लिखते हैं उसमें तो और भी अच्छी बात है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। बाकी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। कल फिर मिलते हैं इसी समय 9 PM, यानी कि रात के 9 बजे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।